नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं जनता टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी और उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनपद के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैठक भी की। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि यूपी ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर का डटकर सामना किया। वहीं अब तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक नहीं है। हम यूपी के अलग अलग जनपदों में रोजाना लाखों लोगों की टेस्टिंग करवा रहे हैं। बीते 2 दिन में यूपी में कोविड-19 एक्टिव मामलों की संख्या कम होती भी नजर आ रही है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में करीब 15,000 लोग नए सामने आए थे, लेकिन उसी समय के दौरान करीब 20,000 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट गए थे। थर्ड वेव ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है, इस रूप में आज देखने को मिला है और हम देखेंगे तो इसमें 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में वर्तमान में एडमिट हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर कुल हमारे पास जो एक्टिव केस हैं, उस एक्टिव केस में से मात्र यानी 0.5% लोग हॉस्पिटल में हैं। थर्ड वेव में भागने या डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बीमारी है तो सतर्कता और सावधानी आवश्यक है और सतर्कता और सावधानी के लिए एक हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन जरूर करें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वह वैक्सीन जरूर ले लें। हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के मोहल्ले में जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य भी कर रही हैं। हर एक व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है उन सभी को वैक्सीन देने के लिए प्रेरित भी कर रही है और जहां आवश्यकता पड़ती है तो वैक्सीन के बूथ भी स्थापित करके वैक्सीन के लिए लोगों को आगे बढ़ा करके उन्हें वैक्सीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और ये वैक्सीन फ्री में है। यूपी चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। पार्टी की तरफ से अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद भी शामिल रहे और अनुप्रिया पटेल ने भी अपने विचार रखे। अभी तक पार्टी की ओर से 107 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि यूपी चुनाव में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया है कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर यूपी में फिर कमल खिलाया जाएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर खुशी भी जाहिर की कि बीते 5 सालों में यूपी में हर पहलू पर काफी काम हुआ है। कानून व्यवस्था सुधरी है, सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग के कई नेताओं को तोड़कर ताकत बढ़ाने का संदेश दे रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सत्ताधारी दल में बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सपा संरक्षण के समाधि हरिओम यादव बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं बीजेपी की बहुत आभारी हूं, मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। अपर्णा यादव ने साथ में ये भी कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी के काम की प्रशंसा भी करती हूं। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं
और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूं जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूं, और यही कहूंगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। तो जहां अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा, वहीं हाल ही में सपा का दामन थामने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपर्णा कोई नेता ही नहीं है। और क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सुनिए। सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है। इस पर खास बातचीत के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वामी जी, भाजपा का सपा में स्ट्राइक, अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई, क्या कहेंगे? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है। ये बहुत छोटी बात है, सामान्य सी बात है। और अपर्णा जी कोई नेता नहीं है, कोई संघर्ष नहीं रहा है। एक बड़े परिवार की बहू है, और बड़े परिवार की बहू होने के नाते लोग उनको जानते भी हैं, सम्मान भी देते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये उनका अपना निर्णय है, और इस पर समाजवादी पार्टी को कुछ भी नहीं कहना है। अपर्णा ने जब भाजपा ज्वाइन किया तो उनका कहना था कि हम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यशैली से और योगी जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर आज भाजपा ज्वाइन करें, क्योंकि हम राष्ट्र की आराधना करना चाहते हैं। वो यही सोच के मैं भी गया था जब माननीय मोदी जी ने सार्वजनिक सभाओं में अपनी बात कही थी कि लोग हमको नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं। इसी बात से प्रभावित होकर के मैं भी भारतीय जनता पार्टी में गया था। 5 साल रहने के बाद ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदल गया, लेकिन चरित्र नहीं बदला। और ये जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। नारा है इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन ठीक इसके उल्टा 24% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, 54% पिछड़ी जाति के आरक्षित तौर पर सामान्य वर्ग के लोगों की कर देना, एक इस नारे के उलट इनके चरित्र को करता है। और इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के बीच में बेनकाब हुआ है कि ये दलितों के दुश्मन है, पिछड़ों के दुश्मन है, दलितों और पिछड़ों का हिस्सा एक जाति और विशेष के लोगों को दे रहे हैं, और सही साथ भारतीय संविधान की व्यवस्था को भी अजगर की तरह निकल रहे हैं। यानी
बाबा साहब के सपनों को भी तार तार कर रहे हैं, भारतीय संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, आरक्षण व्यवस्था को खत्म भी कर रहे हैं और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के हिस्से को एक वर्ग विशेष में बांट रहे हैं। ये इनका असली चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्यामा प्रसाद मौर्य। श्यामा प्रसाद मौर्य का वक्तव्य पे कहना था कि अपर्णा यादव के जाने से समाजवादी पार्टी पर भी फर्क पड़ने वाला नहीं। जहां था अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पे तो जल्द ही सीट को भी लेकर फैसला हो जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो विधानसभा चुनाव आते ही दल बदलने की राजनीति भी तेज हो चली है। जहां मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं मुलायम सिंह के साडू प्रमोद गुप्ता ने भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रमोद गुप्ता के समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जाने से अब बिधूना की विधानसभा सीट पर नजर और भी गाढ़ी हो गई है। प्रमोद के अब तक के सफर पर नजर डाली जाए तो उन्होंने बिधूना नगर पंचायत अध्यक्ष पद से अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। साल 2007 में वे सपा में टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़े और जीत भी हासिल की। अब प्रमोद कुमार बीजेपी के हो गए हैं। अखिलेश जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनके मंत्रिमंडल में एक भी वैश्य समाज का कैबिनेट कोई मंत्री नहीं था। इनको वैश्यों से बड़ी घृणा है, इसीलिए इन्होंने एक भी वैश्य को अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। बहुत बढ़िया। और इससे सारा व्यापारी, इन्होंने कहा कि कन्नौज के एक भी वैश्य मुझे वोट नहीं देते हैं, तो जब आप उनको दुत्कार रहे हैं तो कोई वैश्य कौन वोट करेगा आपको। आज भाजपा कार्यालय आए हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? कल। कितने साथी आपके साथ और लोग आएंगे? 10,000 लोग लगभग। कुछ विधायक भी हैं? कुछ नहीं, विधायक तो हम है, बेजिया साहब हो सकते अगर मिला, अगर कुछ आश्वासन। बीजेपी से संपर्क में होने को लेकर चल रही खबरों पर शिवपाल यादव ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस दावे में कोई भी सच्चाई नहीं है कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। ये दावा पूरी तरह से निर्धार और तथ्यहीन है। शिवपाल यादव ने अपने बयान में ट्वीट करते हुए कहा कि श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इस दावे में कोई भी सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं। ये दावा पूर्णतः निर्धार और तथ्यहीन है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूं कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंक देना है और प्रदेश में समाजवादी के गठबंधन वाली सरकार बनाई जानी है। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी और जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवारों को हर साल 18,000 रुपए पेंशन देने का काम भी किया जाएगा। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति लूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने अपर्णा यादव को बधाई भी दी और कहा कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। वहीं अपर्णा यादव के राष्ट्रवाद के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, बचपन मैंने मिलिट्री स्कूल में बिताया है। हमारे साथ के लोग सीमा पर खड़े हैं, सपा के लोगों को और मुझे बीजेपी सर्टिफिकेट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का विकेट नहीं गिरा रहे हैं, चाहे तो औरों का गिरा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग को मरीजों की कोई भी परवाह नहीं है। वैक्सीनेशन टारगेट पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और बिना केंद्र पहुंचे ही मृत लोगों को कोरोना का टीका भी लगाया जा रहा है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्वास्थ्य विभाग का हैरत अंगेज कारनामा, स्वर्गवासी को ही लगा दिया कोरोना रोधी टीका। वैक्सीनेशन टारगेट पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर लापरवाही। दरअसल मामला अलीगढ़ का है, जहां जिस मोहम्मद आसिफ की 8 दिसंबर को मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने उसे कोरोना रोधी टीका लगा दिया। मृतक के परिजनों की शिकायत है कि मोहम्मद आसिफ ने 17 सितंबर को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी,
लेकिन दूसरी डोज 15 जनवरी को लगने से पहले ही 8 दिसंबर को उनकी किसी बीमारी के चलते जान चली गई। वहीं मेडिकल रोड पर स्टेशनरी की दुकान चला रहे मृतक के भाई मोहम्मद रिजवान ने बताया कि वैक्सीनेशन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 15 जनवरी के दिन CHC छेलसर केंद्र से दूसरी डोज लगवाने का मैसेज प्राप्त हुआ। उस मैसेज को ओपन किया तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ गया और मृतक का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया। वैक्सीनेशन का भाई मैटर ये है कि 15 जनवरी 5 बज के इसमें जो आया है 34 मिनट पे मैसेज आया है कि दूसरी डोज लग गई है। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आदमी दुनिया में नहीं है तो उसके वैक्सीनेशन कैसे लग गई दूसरी डोज। पहली डोज जो है उसके हमारा छोटे भाई के, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है, 17 सितंबर को 2021 में लगी है। उसके बीच में जो है 8 दिसंबर 2021 में उसकी डेथ हो गई। इस मामले में अलीगढ़ के CMO नीरज त्यागी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट गलत पड़ने के कारण ऐसा हुआ है, जिसे सुधारा भी जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर मोबाइल नंबर गलत पड़ गया है तो आधार कार्ड दर्ज करने का क्या मतलब बनता है। इसमें जो जवान PSC पे हमारा केंद्र था, वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा वैक्सीनेशन कराया गया, जिसने जो मोबाइल नंबर बताया उसकी आखिरी डिजिट में 3 के स्थान पर 2 था, जिस वजह से थोड़ी सी त्रुटि हुई है। और जो अरुणानंद नाम के साठा गांव के व्यक्ति थे, उनको जब सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसके बारे में संज्ञान हुआ। साथ ही साथ यहाँ से भी हम लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ये बताया गया था, तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस विषय को भी लास्ट डिजिट में गलती होने की वजह से ये थोड़ा सा सुल्तानपुर जिले में बीते कई दिनों से चल रही हवाओं ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। बीते बुधवार की देर रात शुरू हुई बूंदाबांदी का असर आज भी दिखाई दे रहा है। पूरे दिन सूर्य के दर्शन नहीं हुए, जिससे न्यूनतम तापमान गिरकर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पारा गिरने से गलन का एहसास हो रहा है। वहीं सर्दी से लोगों का जनजीवन बेहाल है। सुबह धुंध छाई रही और जमकर कोहरा भी पड़ा। लोग ठंड से राहत पाने के लिए कहीं अलाव के सहारा ले रहे हैं तो कहीं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कुछ लोग चाय के दुकान पर चाय पीकर वहां पर जलते हुए भट्टियों के सहारे से अपने आप को बचा रहे हैं। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। ऐसे में बेजुबान जानवर की चिंता भी लाजमी है। वहीं राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। उनके खान पान से लेकर ठंड से बचाने तक का प्रबंध किया गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं हूँ बेजुबान जनाब, लेकिन सर्दियों का सितम तो मैं भी झेलता हूँ। अपने जिस्म पर लगता बहुत है ठंड, मगर कहूँ तो किससे कहूँ। इन झाड़ियों में छिपने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये कमबख्त ठंड मेरा शिकार करने में कामयाब हो ही जाता है। जी हाँ, मैं उन बेजुबान जानवरों की बात कर रही हूँ जिन्हें पालने का शौक हर शख्स में देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो हमारा मनोरंजन करता है, अपने करतबों से हंसाता है, उसे भी किसी से डर लगता है। जी हाँ, वो है ठंड। आज उन्हीं के हालातों का मैं जायजा लेने निकली थी राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में। पूरा उत्तर भारत ठंड के गिरफ्त में है, लेकिन उन्हें इससे बचाना बेहद जरूरी है जो बेजुबान अपने दर्द को बयां नहीं कर सकते हैं। वैसे वाजिद अली शाही प्राणी उद्यान के प्रशासन ने इंतजामों में कोई कसर नहीं रखी है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं, बहुत वैरायटीज हैं, तो सबका हमने निजाम का रखा है। हिरन है, हिरन के लिए हमने पुआल दे रखा है, शेड है उनके लिए, तो रात के अंदर वो पुआल के अंदर बैठते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। और उनके जो खाना है, जैसे चोकर है, चने, उसमें हम जो है मूंगफली की खली, सरसों की खली और कुछ दवाइयाँ डालते हैं, उनके भी ठंड में उनको बचाव हो।
और आपके जो है लायन है, टाइगर है, पैंथर है, इनके कमरे के अंदर सब में कचरा पड़ा हुआ है। रात के अंदर ये शेल्टर रूम के अंदर रहते हैं और कमरों के सब दरवाजे बंद रखते हैं जिससे कि कोई क्रॉस वेंटिलेशन या ठंडी हवा उसमें ना जाए। शेर के लिए जहां हीटर लगा रखा है तो वहीं हिरन के लिए चटाई भी बिछाई गई है। बाकी अन्य पशु पक्षियों को भी ठंड से बचने के पूरा इंतजाम किया गया है। आपसे भी आग्रह है, गली चौराहों सड़कों पे घूम रहे बेजुबान जानवरों का ख्याल रखें। लखनऊ से जनता टीवी के लिए जया सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।